खबर तफसील से। सऊदी अरब के वज़ारत हज व उम्रा ने इमसाल फरीज़े हज की अदायगी अंदरून मुल्क के आज़मीन तक महदूद करने का फैसला किया है। रवां साल के हज में सिर्फ 7,000 शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को फरीज़े हज की अदायगी की इजाज़त होगी। दुनिया भर में कोरोना वबा की सूरत हाल और वायरस की नई शक्लें जाहिर होने के बायस फरीज़े की अदायगी अंदरून मुल्क के आज़मीन तक महदूद करने का फैसला किया गया है। सऊदी वज़ारत हज ने कहा है कि 18 साल से 65 साल की उम्र के उन आज़मीन को हज की इजाज़त होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी है। सऊदी हुकूमत के बयान में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत के नज़दीक आज़मीन हज की सलामती अव्वलीन तरजीह है। इंसानी जानों की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी शरीयत का भी अव्वलीन उसूल है। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक अंदरून मुल्क से हज के ख्वाहिशमंद ऑनलाइन तरीके से हज की दरख्वास्त जमा कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिरकार सऊदी हज मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान आ चुका है हज 2021 के बारे में। आज जो सऊदी हज मिनिस्ट्री ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक 60,000 हाजी जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, सऊदी अरब के नेशनल्स हैं और जो सऊदी अरब में मुकीम हैं वही लोग, और जो जिन्होंने 2 टीके लिए हैं वही लोग हज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह इस बात की आज वजाहत हो गई है कि सऊदी अरब के अलावा दूसरे मुल्कों से हाजी इस साल हज के लिए नहीं जाएंगे। जैसा कि कल ही मुख्तार अब्बास नकवी साहब मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा था कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और वो खुद भी इस बात पे जोर देते हैं और यकीन रखते हैं कि जो सऊदी अरब का फैसला होगा उसी के साथ हम जाएंगे। हम सऊदी अरब के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और जो जिन हालात में उन्होंने ये फैसला लिया है उसमें शायद यही बेहतर होता। अल्लाह सबके लिए बेहतरी करे। कोरोना वबा की पहली और दूसरी लहर में मरीजों की जेब खाली करने के बाद मरकजी हुकूमत को अब होश आया है। आज कोरोना की अद्वियात पर वज़रा कौंसिल की सिफारिशात को GST कौंसिल की जानिब से मंजूरी फराहम कर दी गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की सरबराही वाली GST कौंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री रखने को मंजूरी दी है। वहीं कोरोना से मुतालिक दीगर अशिया पर टैक्स की शरह को कम कर दिया गया है। ताहम कोरोना वैक्सीन पर आयद 5% GST को बरकरार रखा गया है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में निर्मला सीतारमन ने वजाहत पेश की कि हुकूमत 75% कोरोना वैक्सीन खुद खरीद रही है और इस पर GST भी अदा कर रही है। जब सरकारी अस्पताल के जरिए इसे मुफ्त फराहम किया जाएगा तो आवाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। GST कौंसिल ने कोरोना से वाबस्ता दीगर राहती अशिया पर भी टैक्स की शरह में रियायत दी है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड वेंटिलेटर, बाईपेप मशीन, हाई फ्लू नेजल और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ते दामों में दस्तयाब होंगे, क्योंकि कौंसिल ने इन सभी पर टैक्स की शरह 12% से कम करके 5% कर दी है। लक्षद्वीप में अदाकारा आयशा सुल्ताना के खिलाफ सेडेशन का चार्ज लगाए जाने की मुखालिफत में बीजेपी के 12 लीडरान और अरकान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मुस्ताफी अरकान ने लक्षद्वीप के पार्टी सदर को लिखा है कि ऐसे वक्त में जब हम यूनियन टेरिटरी के मुंतजिम प्रफुल्ल के पटेल के फैसलों की मुखालिफत कर रहे हैं, आपने आयशा सुल्ताना के खिलाफ झूठे इल्जामात के तहत सेडेशन का केस दर्ज कराया है। वाज़ेह है कि पुलिस ने जुमेरात के रोज समाजी कारकुन और फिल्म अदाकारा आयशा सुल्ताना के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज किया है। आयशा सुल्ताना ने कहा था कि मरकज लक्षद्वीप में यूनियन टेरिटरी के मुंतजिम प्रफुल्ल के पटेल को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के लक्षद्वीप यूनिट के सदर C अब्दुल कादिर हाजी की शिकायत की बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। एक फिल्म पेशावर आयशा इस्लाहात और मुजव्वजा कानून साजी के खिलाफ मुहिमों में सरफहरिस्त रही हैं, जिसने लक्षद्वीप और केरल में तूफान बर्पा कर दिया है। दिलचस्प अंदाज और तंज़ो मिज़ाह के जरिए सहाफती मैदान में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाने वाले बिलाल जलील अपनी एक टी शर्ट की वजह से तनाज़े में घिर गए। MIM रुकनी पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के फर्जंद बिलाल जलील ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाते हुए जो टी शर्ट पहन रखी थी उस पर वाह मोदी का नारा तहरीर था। बिलाल ने जब अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो शेयर किया तो हंगामा बर्पा हो गया और अब मीडिया हलकों में इस बात पर बहस चल पड़ी है कि क्या वाकई MIM रुकने पार्लियामेंट का बेटा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सताइश कर रहा है। जी, मैंने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर वाह मोदी जी वाह लिखा हुआ था और ये एक
भाषा में सार्काज़म का प्रयोग होता है। सार्काज़म का मतलब हम लिखते कुछ है, उसका मतलब कुछ और होता है, और समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो यही वो टी शर्ट का मकसद था कि मैं मोदी जी की कोई समर्थन में नहीं था, मैं उनके वैक्सीनेशन और कोविड को लेकर जितनी भी पॉलिसीज़ उन्होंने लाई हैं काफ़ी फेल्ड पॉलिसीज़ थी, और उसी की आलोचना कर रहा था मैं। और वाह मोदी जी वाह का मेरा मकसद वही था। तो वही उस टी शर्ट से लेकर बहुत विवाद बन गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, बट वही उनकी वैक्सीनेशन पॉलिसीज़ काफ़ी फेल थी, और इसी की वजह से मैंने ये टी शर्ट पहनी थी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अक़लियती शोबे में मौजूद इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। अक़लियती शोबे के रियासती सदर वाई सईद अहमद को फौरी तौर पर ओहदे से हटाए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। बेंगलुरु में अक़लियती शोबे के रियासती नायब सदर मुदब्बिर अहमद खान ने कहा कि अक़लियती शोबे का हाल बद से बदतर हो चुका है। चेयरमैन साहब ऐसे अफराद को तरक्की दे रहे हैं जो इसराइल की हिमायत में बात करते हैं। वाज़ेह है कि अक़लियती शोबे के एक रुकन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इसराइल की हिमायत में पैगाम पोस्ट किया था, जिसके बाद अक़लियती शोबे में शदीद तनाज़ा पैदा हुआ। यही कहना चाहूँगा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट DK शिव कुमार साहब से, और AICC प्रेसिडेंट भी हमारे चेयरमैन चेंज हो गए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आए हुए हैं नदीम जावेद साहब की जगह पे। मेरी उनसे गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है कि मेहरबानी से कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो बद से बदतर होते जा रहा है उसके जिम्मेदार सईद अहमद साहब हैं, मेहरबानी से उनको बदल दिया जाए। और क्योंकि वो माइनॉरिटी के लीडर कहलाने के लायक ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने काम किया है गैर जिम्मेदाराना अंदाज से, जब एक सीनियर वाइस चेयरमैन उनको उनकी नोटिस में लेके आता है कि इस तरीके से कार्रवाई गुजरी है, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, जिसमें एटलीस्ट शोकास नोटिस दीजिए, कुछ नहीं करते हैं। उनका कुछ सेल्फ ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें इस तरीके से काम करते हैं। तो मेहरबानी से उनको हटाइए, कोई काबिल चेयरमैन को लाइए जो माइनॉरिटी को जोड़ के रखे। सारे जो आज शुरू से आज तक भी हमारी कांग्रेस पार्टी फ़लस्तीन को साथ देते आई है, तो ऐसे लोग जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं उनका भी आप साथ दे रहे हैं, तो आप इजराइल का साथ दिए जैसा हो गया। औरंगाबाद के मारूफ कलमकार और बच्चों के अदीब डॉक्टर अब्दुल अजीज़ इरफान की 2 किताबें मुख्तसर सवानिही खाके और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक तारीख़ी मुताला का इजरा अमल में आया। इस इजराई तकरीब की सदारत मारूफ अदीब असलम मिर्ज़ा ने की। अपने सदारती खिताब में असलम मिर्ज़ा ने इरफान अजीज़ को एक हमजहत शख्सियत करार दिया और उनकी अदबी खदमात पर रोशनी डाली। मारूफ नावल निगार और अदीब नूरुल हसनैन ने बच्चों का अदब और असर हाजिर के तकाज़ों पर रोशनी डाली। वाज़ेह है कि डॉक्टर इरफान अजीज़ की अब तक 35 से ज़ायद किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। इसमें मुख्तसर सवाने खाके जो है ये 376 सफ़ात का मजमुआ है, जिसमें 193 अदीब और शोरा का जिक्र किया गया है। इसमें दौरे जदीद के जो शोरा हैं, अदीब हैं पूरे हिंदुस्तान के, इसमें से जो मारूफ अदीब और मारूफ शोरा हैं इनका शुमार इसमें होता है। और इस तरह से 193 अदीब और शोरा को मैंने इसमें पेश किया है, मुरतब किया है। बुनियादी तौर पर अब्दुल अजीज़ इरफान साहब जो है बच्चों के भी अदीब हैं, और बच्चों के अदब के लिए जिस किस्म की महारत चाहिए, जिस तरह से बच्चों की ज़बान, उनकी नफ्सियात, उनकी मतलब ख्वाहिश, वो तमाम चीज़ें जो बच्चे चाहते हैं उसको ज़हन में रखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इरफान साहब उनमें से एक हैं जो वाकई बच्चों के अदब को मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं। दौलताबाद और अलाउद्दीन खिलजी पर इनकी किताब बड़ी मशहूर भी हुई है। इत्तेफाक ये था कि मुझे उस पर तबसरा करने का मौका मिला था, तो मैंने तबसरा भी किया था। कुछ उसमें वही तनकीद भी थी थोड़ी सी, लेकिन अजीज़ इरफान का कमाल ये है कि वो कहीं उनका कलम रुकता नहीं है, कलम जारी है, तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। ना डरिए ना डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। निकल आजा
हो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, हो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, हो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, हो जरा टीका लगा, हो जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिश को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। हाथ भर काम और पेट भर खाना, वजीर आला के इस बयान के मुखालिफ है PRCGO। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन एसोसिएशन ने चंद दिन कबल काबीना की जानिब से मंजूर करदा PRCGO की शदीद मुखालिफत की। कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने रेगुलर मुलाजमीन के मुमासिल इन्हें भी तनख्वाह फराहम करने का मुतालबा किया। आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक एक काम एक तनख्वाह का मुतालबा किया है। एहतजाजी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मसाइल हल न होने की सूरत में OP खिदमात का बाइकॉट करने का हुकूमत को इंतबा दिया। माली साल 2021-22 को शुरू हुए 3 माह बीत चुके हैं। मध्य प्रदेश महकमे अखिलती फलाह बहबूद ने मसाजिद कमेटी, दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता की ग्रांट अभी तक जारी नहीं की है। महकमे अखिलती फलाह बहबूद के जरिए ग्रांट जारी नहीं किए जाने से न सिर्फ आइमा व मुअज़्ज़िनीन बल्कि दारुल क़ज़ा व दारुल इफ्ता के मुलाजमीन व जिम्मेदारान को अप्रैल से अब तक तनख्वाह जारी नहीं की जा सकी है। गुज़िश्ता माली साल भी महकमे अखिलती फलाह बहबूद के जरिए वेंडर सिस्टम को बुनियाद बनाकर कई माह तक ग्रांट को रोक दिया गया था। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मामले में मसाजिद कमेटी के मुहतमिम यासिर अरफात से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश में 2018 से अब तक कई सरकारें बदली। अक़लियतों की बात करें, इदारों की बात करें, इदारे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में परेशानी है। और परेशानी की बात करें तो 2021-22 का जो बजट आया उस बजट को लेकर अक़लियतों के अगर इदारों की बात करें तो मसाजिद कमेटी के जो ग्रांट है अभी तक जारी नहीं की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी जो है यहाँ पर मौजूद है, यासिर अरफात साहब। उनसे जानते हैं कि यासिर साहब जो है उसको लेकर क्या चल रहा है और मौजूद तनख्वाहों का। जी, इस वर्ष का जो है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का प्रपोज़ल जो है शासन को बनाकर भेज दिया गया है। तो जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ग्रांट इन एड की हमको रिसीव होती है, इमाम मुअज्जिनों का मानदेय नजराना जारी कर दिया जाए। इसके लिए आपकी कुछ बातचीत हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से? हाँ, उसमें यह है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र और जारी के भेज दिया गया है शासन को। जैसी कार्रवाई होती है अनुदान की किस्त हमें प्राप्त हो जाएगी। मसाजिद कमेटी अपनी कोशिश कर रही है और मसाजिद कमेटी के मुहतमिम यासिर अरफात ने जिस तरह से बताया कि इसको लेकर जो है यहाँ से तमाम जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज थे वो महकमा अक़लियती बहबूद को भेजे जा चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ग्रांट जारी होगी और हम मुअज़्ज़िनीन को तनख्वाहें रिलीज होंगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। भोपाल में आंधी और बारिश से बड़े बड़े पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए। तेज आंधी और बारिश में एक शख्स की मौत और 7 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। आंधी और बारिश से होने वाली तबाही का जायजा लेने के लिए खुद भोपाल कलेक्टर अविनाश लावन्या और DIG भोपाल इरशाद ने सड़क पर निकलकर हालात का जायजा लिया। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग पर भी तेज आंधी में पेड़ गिरे। मकामी लोगों ने पेड़ को हटाकर रास्ता साफ तो किया, लेकिन वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान और मुलाजमीन घंटों तक वक्फ बोर्ड दफ्तर नहीं पहुंच सके। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने हालात का जायजा लेते हुए मकामी लोगों से बातचीत की। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेज हवा के साथ बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। शहर के 46 मकामात पर पेड़ और घर गिरने से जहां नुकसान हुआ है, वहीं बारिश से पहले नगर निगम की तैयारियों की कलई खुल गई। राजधानी में जगह जगह पेड़ गिरने से घंटों न सिर्फ रास्ते बंद रहे बल्कि बहुत से मकामात पर बिजली भी गायब रही। घंटों में मध्य प्रदेश में उस ईस्ट MP में कहीं कहीं पे
हैवी बारिश भी देखने को मिली है और ज़्यादातर प्रदेश में बारिश हुई है, जिसमें से शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में हैवी रेनफॉल हुआ है और वेस्ट मध्य प्रदेश में रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, अशोकनगर में हैवी रेनफॉल देखने को मिली है। साउथ वेस्ट मानसून अभी मध्य प्रदेश के रायसेन, दमोह और उमरिया में पहुंच गया है और आगामी 1-2 दिनों में मध्य प्रदेश के और भी जिलों में बढ़ने की संभावना है। आगामी 2 से 3 दिनों में ईस्ट एमपी में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और वेस्ट एमपी में भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन में भी अच्छी बारिश। कांग्रेस यूपीए की रूह है, मुल्क के अगले वजीर आजम राहुल गांधी होंगे। इस तरह का रद्देमल महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर नाना पटोले ने दिया। नाना पटोले इन दिनों विदर्भ के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान अमरावती पहुंचे नाना पटोले ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान नाना पटोले ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुल्क की आवाम गुज़िश्ता 7 सालों से परेशान हाल है। मध्य प्रदेश महकमे पुलिस के जरिए जात की बुनियाद पर पुलिस कंपनी तश्कील दिए जाने का मामला सामने आने के बाद रियासत में सियासत शुरू हो गई है। पुलिस हेडक्वार्टर के जरिए जात की बुनियाद पर पुलिस कंपनी तश्कील दिए जाने के मामले को कांग्रेस ने सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए तकसीम की सियासत से ताबीर किया। पुलिस हेडक्वार्टर के जरिए जारी किए गए अहकाम में एसटी, एससी और खवातीन के अलग अलग कंपनी तश्कील दिए जाने की मालूमात PHQ ने बालाघाट और मंडला के एसपी से मांगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जाम से हकीकत से परे बताया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बंटवारे की राजनीति को प्रदेश की सरकार में भी थोपने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से पुलिस मुख्यालय द्वारा बालाघाट, मंडला एवं अन्य जिलों में SC, ST वर्ग एवं महिलाओं के लिए अलग से बटालियन बनाने के लिए आदेश भेजे गए हैं, ये बेहद निंदनीय है। यहाँ तक कि संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है। इस तरह का जाति, धर्म और लैंगिक आधार पर कभी भी बंटवारा नहीं किया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है जो मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर प्रवेश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, ये निंदनीय है। इस निर्णय को तत्काल रद्द किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इस मामले को विधानसभा में भी उठाएगी और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। पुलिस विभाग द्वारा SC, ST और महिला पुलिस कर्मियों की जानकारी लेना या अधिकारियों की जानकारी लेना जातिगत जानकारी लेना नहीं है। इस संविधान में जो वर्ग डिफाइन किए गए हैं SC, ST के तौर पर, उन वर्गों के तहत जानकारी लेना है। और मंडला और बालाघाट में कोई विशेष कंपनी बनाकर तैनात करने का मामला है तो ये योजना का मामला हो सकता है, क्योंकि ये नक्सली प्रभावित इलाके रहे हैं। इसलिए जब तक ये किसी तौर पर सामने ना आए, अभी विचार के स्तर पर है, जानकारी लेने के स्तर पर है, तब तक इस पर टीका टिप्पणी करना सुरक्षा की रणनीतियों की दृष्टि से। इलाहाबाद में शादी की एक तकरीब में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बिगड़े हुए हाथी ने शादी में शामिल लोगों पर अचानक से हमला कर दिया। बेकाबू हाथी के हमले से दूल्हा समेत बारातियों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। हाथी ने शादी की जगह पर मौजूद कई कारों को रौंद दिया और शादी के मंडप को तहस नहस कर दिया। इलाहाबाद से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर सराय इनायत कस्बे के इमलापुर गाँव में गुज़िश्ता शब बारात आई थी। बारात में घोड़े के अलावा हाथी को भी शामिल किया गया था, लेकिन जैसे ही बारात मंडप के करीब पहुंची, अचानक हाथी बेकाबू हो गया। सबसे पहले उसने वहां मौजूद लोगों पर हमला करने की कोशिश की। बारात में मौजूद अफराद खौफ के मारे भाग खड़े हुए। खुद दूल्हे ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद महकमे जंगलात के अफसरान ने हाथी पर काबू पाया। रियासती वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा आज गाजियाबाद के बिजली सब स्टेशन पहुंचे और सब स्टेशन का मुआयना किया। इस दौरान इन्होंने वहां मौजूद ओहदेदारों से भी बातचीत की और श्रीकांत शर्मा ने बिजली से मुताल्लिक खदमात को बेहतर बनाने की बात कही। इनके मुताबिक रियासती हुकूमत ने रियासत भर में बिजली का मसला मुकम्मल तौर पर हल कर दिया है और जो भी मजीद परेशानियां हैं उसे जल्द से जल्द ठीक करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के मुश्किल वक्त में गरीब लोगों को बिजली बिल कम करने में भी मदद करेंगे। पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली और सस्ती बिजली
का संकल्प हमारी सरकार का है और पूर्व सरकार में 16,000 मेगावाट भी ढंग से डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता था। आज हम 23,000 मेगावाट से ज़्यादा की जो डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 54% की हम लोगों ने आपूर्ति में वृद्धि की है, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की है, आयात क्षमता हम लोगों ने बढ़ाई है, ग्रिड की क्षमता हमने बढ़ाई है।